हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ जी, हम मेनली फाइनेंस की क्लासेस ले रहे हैं। फाइनेंस स्पेशलिस्ट में क्लासेस ले रहे हैं। तो हम इसमें जो सब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो है इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हम इंटरनेशनल फाइनेंस करते क्यों हैं। ठीक है, ये क्यों किया जाता है? ताकि आप सबको पता है, आफ्टर 1991 हमारी कंट्री क्या है, ग्लोबलाइजेशन हो गई थी, जिसकी वजह से लाइसेंसिंग सिस्टम क्या हो गया था, कम हो गया था। और इंडिया ने अलो कर दिया था बाहर की कंट्रीज को कि वो वहां से हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उनको अलो कर दिया था, जिसकी वजह से इंटरनेशनल फाइनेंस जो है वो बढ़ गया। अब एक एक वर्ड पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल यानी कि आउटसोर्स, जब हम बाहर से कुछ मंगवा रहे हैं या अपना जो मटेरियल है वो बाहर भेज रहे हैं, दैट इज इंटरनेशनल। ठीक है, आउट ऑफ द बाउंड्रीज। फाइनेंशियल इट मीन्स इन फॉर्म ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में। मैनेजमेंट मीन्स उसको मैनेज कैसे करते हैं, यानी कि इंडिया और कोई भी आउटसोर्स कंट्री, कोई भी लगा लो आप, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ठीक है, अगर हम इनके साथ डीलिंग करते हैं तो उस डील को मैनेज कैसे करना है, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, क्लियर? देन वी गो टू द चैप्टर 2, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। हाँ जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? A country has to deal with other country in respect of followings। एक कंट्री है वो अदर कंट्रीज के साथ इन तीन कंडीशन पे डील करती है। ठीक है, फर्स्ट इज विजिबल आइटम, सेकंड इज इनविजिबल, थर्ड इज कैपिटल। विजिबल आइटम दैट इज फिजिकली प्रेजेंट। ठीक है, फिजिकली यानी कि मैं कुछ फिजिकली प्रोवाइड कर रही हूँ, कोई आइटम दे रही हूँ, लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, यहाँ से कोई और कंट्री में जा रहे हैं, दैट इज फिजिकल प्रेजेंट। ठीक है, इनविजिबल यानी कि थ्रू द मीडिया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे देना। ठीक है, बाहर की कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज देते हैं। ठीक है, और सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज देते हैं, मेल सर्विसेज देते हैं, ठीक है, मेडिकल सर्विसेज देते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। देन कैपिटल, कैपिटल ट्रांसफर क्या है? कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट, यानी कि पूंजी से रिलेटेड, शेयर से रिलेटेड। ठीक है, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द resident of the reporting country and resident of the foreign country during a given period of time। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब इंडिया पे रहने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, इंडिया का कोई पर्सन बाहर की कंट्री के साथ, बाहर के रेजिडेंट किसी और कंट्री के पर्सन के साथ डील करता है, लेन देन करता है, विद सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी कि उसके पास प्रॉपर डाटा है, उसके पास बिल्स है। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मीन्स इन फॉर्म ऑफ मनी, इन फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, इसके बदले में ये मिलेगा, दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ठीक है, जब हम, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है हमारी ही इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का, यानी कि हमारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का, जो एक कंट्री का पर्सन दूसरी कंट्री के पर्सन के साथ कर रहा है विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो मतलब पर्टिकुलर पीरियड चल रहा है उस टाइम पे। ठीक है, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी वर्ल्ड के किसी और भी रेजिडेंट, कहीं के भी रेजिडेंट के साथ वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहा है अगर। ठीक है, क्लासिफाई रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ गुड एक्सपोर्टेड। ठीक है, जिसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सारी डिटेल दी हुई है। ठीक है, पेमेंट की जा रही है, पेमेंट की रिकॉर्ड है, सारी सर्विसेज दी जा रही है तो सर्विसेज की रिकॉर्ड है कि ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर है फॉरनर को, वो सब रिकॉर्ड्स है। फीचर क्या है? ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, विजिबल है, इनविजिबल भी है। ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जिस पीरियड में ट्रांजेक्शन हो रही है उस टाइम में ही जो रिकॉर्ड करेंगे उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे। ये नहीं आप पुरानी कोई भी एंट्री को अब कर रहे हो या अब की कोई एंट्री को नेक्स्ट फ्यूचर में डाल रहे हो तो वो फ्यूचर बेस एंट्री हुई। अब पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कर रहे हो तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में
मानी जाएगी। डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है, मैंने बोला टू साइड्स हैं, क्रेडिट भी होएगा और डेबिट भी होएगा। जो रिसिप्ट्स आएंगी वो हमारी क्रेडिट होंगी और जो भी पेमेंट जाएंगी वो हमारी डेबिट होगी। ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है। इनकम्स आर क्रेडिट एंड पेमेंट्स आर डेबिट। देन आ गया जी बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है कंट्रीज के बीच में, दो कंट्रीज यानी कि आउट ऑफ द बाउंड्रीज, अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करें। बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये बड़ा कंसेप्ट है थोड़ा, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। डेबिट क्या है, जो भी फॉरेन से मंगवा रहे हैं, ठीक है, फॉरेन एड, जहां जहां पेमेंट लग रही है हमारी, ठीक है, उनको दी जा रही है, जो भी डोमेस्टिक स्पेंडिंग हो रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो रही है अगर अब्रॉड में, जो जो पेमेंट लग रही है दैट इज डेबिट। और जो जो हमारे पास आ रहा है दैट इज क्रेडिट, यानी कि अगर फॉरेन ने कुछ डोमेस्टिक हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एक्सपोर्ट हुआ है यानी कि बाहर से बाहर को माल भेजा है हमने, ठीक है, और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि हमने बाहर से सामान मंगवाया कम है और भेजा ज्यादा है। मंगवाना यानी कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी कि भेजना। अगर हमने भेजा सामान ज्यादा है और मंगवाया कम है, तो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या होगा, फेवरेबल, यानी कि हमारे हक में होगा, हमें प्रॉफिट होगा। और अगर हमारा बाहर से सामान मंगवाने वाला कम है और भेजने सॉरी मंगवाने वाला ज्यादा है और भेजने वाला कम है, दैट इज अनफेवरेबल, तो हमें लॉस होएगा। देन दोनों का डिफरेंस आ गया देखो। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ऑल द ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, ऑल द ट्रेड ट्रांजेक्शन। ऊपर वाले में ऑल ट्रांजेक्शन आएगा, चाहे वो सर्विसेज हैं या वो विजिबल हैं इनविजिबल हैं, लेकिन ट्रेड में सिर्फ ट्रेड रिलेटेड यानी कि विजिबल आइटम्स। क्लियर है बेटा यहाँ तक? हाँ जी, डिफरेंट रीड करो फटाफट। हाँ जी, पता चल गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ब्रॉड, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था ऊपर। बीओपी जो है वो बड़ा कंसेप्ट है, क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास विजिबल आइटम भी आती है, इनविजिबल आइटम भी आती है और कैपिटल आइटम भी आती है। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, सिर्फ उन चीजों का ध्यान रखता है जो कि विजिबल यानी कि दिखाई देने वाली चीज, ठीक है, सिर्फ उन गुड्स का ध्यान रखता है। तो बीओटी जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो थोड़ा नैरो कंसेप्ट है, और जो बीओपी है वो ओवरऑल कंसेप्ट है, ठीक है, बड़ा कंसेप्ट। इट इज ऑलवेज बैलेंसिंग इटसेल्फ, ये अपने आप ही बैलेंस हो जाता है बीओपी, ठीक है, लेकिन बीओटी जो है यानी कि ट्रेड वाला है वो अनफेवरेबल भी होता है कभी कभी और कभी कभी फेवरेबल भी होता है। तो बीओपी कैसे निकालते हैं, करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट ऐड कर दो और बैलेंस आइटम एरर और ओमिशंस आ रहे हैं यानी कि जो गलतियां आ रही हैं उसको माइनस कर, करंट प्लस कैपिटल और उसमें से जो गलतियां हैं वो माइनस कर दो। और बीओटी कैसे आएगा, नेट अर्निंग ऑन एक्सपोर्ट, या इन शॉर्ट एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दो, जो हमने बाहर भेजा है उसमें से जो मंगवाया है वो माइनस कर दो। और बीओपी को क्या क्या इफेक्ट करता है, फॉरेन के लीडर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ठीक है, लेकिन बीओटी को क्या इफेक्ट करता है, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, एक्सचेंज रेट, प्राइस ऑफ गुड। हाँ जी, इंपॉर्टेंस पढ़ो, जल्दी रीड करो और मुझे बताओ, एक एक पॉइंट को फटाफट इलेबोरेट करो। हाँ जी एवरीवन। जो भी आपको इसमें से समझ आ रहा है जल्दी से इलेबोरेट करो उसको, विद इन अ लाइन, एक ही लाइन में एक्सप्लेन करो क्या लिख के।
मैम बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है रिकॉर्ड करता है सारी ट्रांजेक्शन्स, जिसमें जो है हम जो आइटम्स जो प्रोडक्ट है वो भेज रहे हैं और हमारे पास उसकी करेंसी आ रही है। हाँ जी, और आगे आगे भी पढ़ो, 5 पॉइंट है। और बताओ बेटा, सही बताया। नेक्स्ट, यानी कि हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है सारी ट्रांजेक्शन का, इन शॉर्ट। सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, यानी कि हमारा जो गुडविल है वो बनती है। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल जब ट्रेड और एक्सचेंज करते हैं तो वो क्या दिखाता है, हमें ट्रेंड्स बताता है कि हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है। हमारा ट्रेंड अच्छा चल रहा है, ग्रोइंग स्टेज पे चल रहा है, या डिक्लाइनिंग स्टेज पे चल रहा है। और ये एक तरह से एविडेंस भी है हमारे लिए। ठीक है। देन जनरल रूल ऑफ रिकॉर्डिंग इन पीओपी अकाउंटिंग। हाँ जी, क्या रूल्स है? If the transaction earn foreign currency for the nation, it is credit and is recorded as a plus item. अगर तो फॉरेन करेंसी अर्न की है, अर्न यानी कि कमाना, अगर उन्होंने कमाई है, इट मींस इनकम। इनकम कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो वो प्लस हो जाएगी। और वहीं अगर उन्होंने स्पेंड की है फॉरेन करेंसी, स्पेंड यानी कि खर्च करना, तो खर्च किया है तो डेबिट। तो लॉस हो जाएगा नेगेटिव। हाँ, तो ये आइटम चलेगी जाएगी नेगेटिव में, यानी कि ये वाली जो स्पेंडिंग वाली आइटम्स हैं वो प्लस वाली आइटम में से माइनस हो जाएंगी। तो हमारा अगर प्रॉफिट और लॉस निकल के आए। देन वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो हमने अभी पढ़ा था कि करंट और कैपिटल को प्लस करते हैं और उसमें से एरर और ओमिशन को माइनस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या क्या है। फर्स्ट आ गया करंट अकाउंट बैलेंस। पढ़ो जरा, क्या लिखा है करंट अकाउंट में? मैम जो करंट अकाउंट है ना उसमें जो स्टेटमेंट है उसमें एक्चुअल स्टेटमेंट आ जाती है, जो हमारी पेमेंट्स आ रही हैं और जो हमारी पेमेंट्स जा रही हैं। हाँ जी। फिर कैपिटल में क्या आता है? करंट में क्या आता है हमारा, जो एक्चुअल में रिसिप्ट की, यानी कि शॉर्ट टर्म में, जैसे कि इनकम, इनकम और एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है। जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं उसको हम करंट अकाउंट में डाल सकते हैं, यानी कि डेली वर्क में जो काम हो रहे हैं। ठीक है, डेली वर्क में जो कैपिटल हमारे तो ऑपरेशंस। हाँ जी। मैम कैपिटल तो हमारा लॉन्ग पीरियड के लिए हो गया ना। कैपिटल, यस यस, कैपिटल हमारे लॉन्ग रूट के लिए हुआ, पर जो करंट है वो हमारे शॉर्ट रूट के लिए हुआ। और करंट में हम इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स डालते हैं। ठीक है। यस मैम। विजिबल भी हो सकती है, ये इनविजिबल आइटम्स भी हो सकती हैं जिसपे भी हमारा खर्चा हुआ या जिससे भी हमें अर्न हुआ कुछ, दैट इज करंट। ठीक है। ये टाइप ऑफ बैलेंसेस आ गए हमारे। ट्रेड बैलेंस हो गया जिसमें मर्केंडाइल एक्सपोर्ट आ गया, जिसमें एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे। सर्विसेज भी ऐसी है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे। देन इनकम आ गया। इनकम क्या हो गई? नेट इनकम, जो रिसिप्ट हमें एसेट से आई है। नेट इनकम जो हमें एसेट से आई है, यानी कि एसेट्स पे जो भी उसको रीवैल्यू करने पे उसकी अगर पेमेंट बढ़ी है या वो सेल कर दी है तो प्रॉफिट हुआ है, दैट इज इनकम फ्रॉम एसेट। ठीक है, उसको सेल करने पे जो अगर प्रॉफिट हुआ है तो इनकम फ्रॉम एसेट, और वही अगर हमारा लॉस हुआ है तो वो एक्सपेंडिचर फ्रॉम फ्रॉम द एसेट। ठीक है। देन नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल का मतलब है गिफ्ट्स। अगर हम फॉरेन में किसी को गिफ्ट्स भेज रहे हैं तो वो किस ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड की जाएगी? वो यूनिलेटरल में रिकॉर्ड की जाएगी। यूनि यानी कि एक बार। ठीक है, एक बार गिफ्ट हम एक बार ही भेज सकते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं। देन कैपिटल। कैपिटल यानी कि लॉन्ग रूट पे, और इसमें हम रिकॉर्ड डेली बेसिस पे नहीं रखते हैं। इसमें रिकॉर्ड क्या होता है, हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज का होता है। ठीक है। कंपनी को लॉन्ग रन में जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं या उनके जो स्टॉक्स लगा रहे हैं, वो जो शेयर में कुछ हो रहा है उनका,
उस सब को जो हम रिकॉर्ड करते हैं दैट इज कैपिटल। लोन ले रहे हैं अगर हम, ठीक है, डिबेंचर इशू कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल डिफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है। सरप्लस इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और डिफिसिट इन फॉर्म ऑफ लॉस। ठीक है, इसमें ये देखो क्या क्या इंक्लूड होता है। एसेट्स ले लो, गोल्ड हो गई, ठीक है, रिजर्व्स हो गए हमारे, अब लायबिलिटी ले लो, लोन हो गया हमारा। ठीक है, इसको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं कैपिटल को। एक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है कि बाहर की कंपनी डायरेक्टली हमारे कंपनी में आके अपनी मनी लगा रही है, ठीक है, हमारी कंपनी में अमाउंट लगा रही है, दैट इज डायरेक्ट। और पोर्टफोलियो यानी कि वो एक शॉर्ट फॉर्म बास्केट बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें अलग अलग कंपनीज की डील्स रखी हुई हैं। सारे पैसे उन्होंने एक में नहीं लगाए, उन्होंने अलग अलग कंपनी पे थोड़े थोड़े पैसे लगा दिए। देन एरर और ओमिशन आ गए। एरर और ओमिशन क्या है? द एंट्री अंडर दीज लीड रिलेटेड मेनली टू लीड एंड लेग्स इन recording of transaction in the balancing entry and it need to offset the overstated or understated components। एरर और ओमिशन क्या होती है? गलतियां। एरर का मतलब समझते हो ना? एरर मीन्स गलतियां। जो भी हमारी वर्क करने पे या किसी भी कारण से अगर हमारे वर्क में कोई भी कमियां हो रही हैं, ठीक है, कोई भी अगर मान लो एंट्री छूट गई है या एंट्री की अमाउंट ही गलत डाल दी है, 5,000 की एंट्री थी, हमने 50,000 डाल दी है, ठीक है, ऐसे केस में कुछ भी हो सकता है, ये केस जस्ट एग्जांपल दिए मैंने। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या आ जाता है? एरर और ओमिशन आ जाता है। तो एरर और ओमिशन को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट निकल के आएगा। देन कई बार बैलेंस ऑफ, वैसे तो हमने ऊपर पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहता है? बैलेंस रहता है अपने आप से, ठीक है। कभी कभी क्या आ जाता है? डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। डिसइक्विलिब्रियम यानी कि वो बैलेंस नहीं रह पाता, ठीक है, कभी कभी वो बैलेंस नहीं रह पाता, यानी कि वो सेंटर पॉइंट पे नहीं रह पाता। तो उस केस में क्या होएगा? वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो बंदे को सरप्लस होएगा या फिर डिफिसिट होएगा। सरप्लस होएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा फेवरेबल में रहेगा, यानी कि हमें बेनिफिशियल देके जाएगा। लेकिन अगर वो डिफिसिट में रहा तो वो हमें थोड़ा सा लॉस देके जाएगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस में है तो मतलब कि हमारी इनकम बढ़ी है, एक्सपेंडिचर कम हुआ, टोटल रिसिप्ट एक्सीड टोटल पेमेंट। रिसिप्ट, रिसिप्ट क्या है? पेमेंट से ज्यादा है, इनकम ज्यादा अर्न की है, पे कम किया है। और डिफिसिट क्या होएगा? पे ज्यादा किया है और इनकम कम की है। ये किसके कारण होता है? एक तो फ्लक्चुएशन की वजह से, ठीक है, जो भी साइक्लिंग फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। देन शॉर्टफॉल इन द एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं ना, बाहर के लोगों को हमारी चीजें पसंद ही नहीं आ रही हैं, तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सारी इकोनॉमिक जो है वो ग्लोबल बन गई है, तो जहां से कम पैसों में सामान मिलता है लोग वहीं से खरीदना प्रेफर कर रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, नेचुरल चेंजेस आ रहे हैं। अब इसको अगर हमने करेक्ट करना है, ठीक है, इस जो हमारा चल रहा है डिसइक्विलिब्रियम, अगर हम उस डिसइक्विलिब्रियम को सेट करना चाहते हैं, इट मींस खत्म करना चाहते हैं उस डिसइक्विलिब्रियम, तो हमारे पास दो टाइप की पॉलिसीज आती हैं, दो टाइप के मेथड्स कह सकते हैं, मेजर्स यानी कि मेथड्स। दो तरह के मेथड्स आते हैं हमारे डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज मॉनिटरी, सेकंड इज नॉन मॉनिटरी, ठीक है।
दो तरह के मेथड है, फर्स्ट इज मॉनेटरी, सेकंड इज नॉन मॉनेटरी। फर्स्ट मॉनेटरी है, नेम से क्लियर है, इट मींस इसके अंदर क्या होगा, रिलेटेड टू पेमेंट और रिलेटेड टू मनी होगा। और नॉन मॉनेटरी है, इट मींस वो किससे रिलेटेड होएगा, हाँ जी, वो किससे रिलेटेड होएगा, नॉन, नॉन किससे रिलेटेड होगा, वो गोल्ड, ठीक है, यानी कि फिजिबल मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होएगा। हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर है। यस मैम। देन हम पढ़ रहे हैं मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी यानी कि मनी की फॉर्म में, नॉन मॉनेटरी यानी कि मनी की फॉर्म में नहीं है, उसके बिहेवियर, उसके मोटिवेशन, ठीक है, उसकी लाइफस्टाइल, उसके बेस पे। देन मॉनेटरी मेजर्स क्या है, मॉनेटरी मेजर्स में पहले आता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विद मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। The central bank can expand or contract the money supply in the economy through appropriate measure will all affect the prices. मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, बैंक ने, सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी निकाली कि क्या आप हो रहे हैं, जो भी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एक क्रेडिट एंट्रीज डालो, ठीक है, उन एंट्रीज को, उन उन फंक्शंस को जो किए हैं आपने परफॉर्म, उन इकोनॉमिक्स को आपने दिखाना है, किसके थ्रू, मेजरमेंट के थ्रू, यानी कि मनी के फॉर्म, ठीक है, उसको आप फिर देन मनी की फॉर्म में दिखाओ। देन फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी इन शॉर्ट ये कह रही है कि जो भी काम कर रहे हो वो मनी की फॉर्म में दिखाओ, ठीक है, कुछ भी चीज है वो मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। देन फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इनकम और एक्सपेंडिचर को लेके, ठीक है, टैक्स को लेके, टैक्स सोर्स को लेके, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को देख के, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है। देन एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, reducing the value of domestic currency. Government can correct the disequilibrium in BOP in the economy. Exchange rate depreciation reduce the value of income currency in related to foreign currency. As a result, import become costlier and export become cheaper. It also led to an inflationary trend in the country. ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज कर रहे हैं, करेंसी टू करेंसी और एसिड टू एसिड, जब हम चेंज कर रहे हैं। क्लियर एक्सचेंज रेट यानी कि जब हम एक्सचेंज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन के बदले में जो भी हमें मिल रहा है, दैट इज एक्सचेंज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देन डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन यानी कि हमारी करेंसी का या हमारे पास जो वैल्यू है उसका कम होना। लाइक इंडिया की जो मनी है उसकी पेमेंट कितनी रह गई है, 84, नियर अराउंड अप टू $1, ठीक है, तो इट मीन्स हमारी क्या जा रही है, डीवैल्यूएशन हो रही है हमारी करेंसी, ठीक है, पहले सिर्फ 10 रुपए था, फिर अब के टाइम में लगाए अगर तो 60 रुपए आ गया था, 60 और 64, 60 to 64 रुपीज के अंदर आ गया था। लेकिन राइट नाउ इंडिया की करेंसी इतनी ज्यादा है, तो अब जो वैल्यूएशन है वो कितनी आ गई है, 84 to 90 अप्रोक्स। हाँ जी, देन मेजर्स पढ़ो, अभी पढ़े हैं हमने, 2 पॉइंट और है, डिफ्लेशन पढ़ो, डिफ्लेशन इजी है, पढ़ो डिफ्लेशन में क्या लिखा है। हाँ जी बताओ।
इन्फ्लेशन में अगर पैसा आ जाता है तो डिफ्लेशन में क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, जो मनी की डिफ्लेशन में क्वांटिटी है वो पैसा रिड्यूस कम हो हो जाएगी। जाता है, और लोगों की इनकम वगैरह पे भी इफेक्ट पड़ता है। हम्म। देखो, इंडिया के लोग हैं, सबको लोन चाहिए किसी ना किसी का, लेकिन इंडिया के जो सरकार है वो आपको पता है ना, नोट कम बना रही है, ठीक है। तो अगर इंडिया में डिफ्लेशन होती है, यानी कि कम पैसे हैं इंडिया के लोगों के पास, तो क्या होएगा, पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होएगा, वो लो हो जाएगा। मैम डिफ्लेशन का मतलब मंदी नहीं होता। हाँ जी। मैम डिफ्लेशन का मतलब तो मंदी होता है कि चीजों के प्राइसेस को लो कर देना। मंदी होता है, मंदी। प्राइस यानी कि हमारे लोगों के पास पैसे कम है, लोगों के पास मनी नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन यानी कि लोगों के पास बहुत पैसे, ठीक है। मैम डिफ्लेशन यानी कि लोगों। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई नहीं होता। हम्म। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई नहीं होता। हाँ, इन्फ्लेशन का महंगाई हो गया, इन्फ्लेशन मतलब मनी ज्यादा है, इकोनॉमिक्स में मनी ज्यादा है। ओके। अभी चेक कर लेते हैं। डिक्लाइनिंग इन द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, वही है मंदी, सही बोल रही थी। ठीक है। इनकी इकोनॉमी में हाँ जी। पैसे कम है, इकोनॉमी में मनी जो है, मनी की सप्लाई है वो कम है, ठीक है। देन एक्सचेंज कंट्रोल। देखो, अब हम पहले हम डिफ्लेशन, पहले हम इन्फ्लेशन वाले लेवल पे थे,